नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश का जन्म भाजपा और खासकर मोदी जी का विरोध करने के लिए ही हुआ है। सरकार जो भी करे, पिद्दी पत्रकार उसमें अपने तरीके से मैनिपुलेट कर प्रोपेगेंडा तैयार करने में जुट जाता है। लखनऊ में कोरोना केसेस बढ़े तो उस पर लखनऊ को लाशनऊ कहने लगता है, पर केरला से नसीहत लेने की भी बात कर देता है। वहीं केरला में जब अब देश के 51% कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, तो यही पिद्दी पत्रकार मुंह में फेविकॉल लगा लेते हैं, या फिर मुझे मलयालम नहीं आती है इसलिए मैं सीएम साहब से प्रश्न नहीं कर सकता वाला बहाना तैयार हो जाता है। मोदी बनारस में कई परियोजना का शिलान्यास करे तो उसमें भी इन्हें दिक्कत दिख रही है और सड़ा हुआ 1 किलोमीटर लंबा लेख लिखने वाले रवीश केजरीवाल द्वारा स्पीड ब्रेकर के उद्घाटन पर शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। रवीश के प्राइम टाइम पर अब सिर्फ हंसी ही आती है। समझ आ जाता है कि कैसे इतनी कोशिश के बाद भी हार कर रहने वाले रवीश का अब नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। बात हुई मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो रवीश तिलमिला गए और आप उस पूरे प्राइम टाइम को सुनिए, कसम से हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। कभी कभी लगता है रवीश अपने लेख और प्राइम टाइम से सीधे राहुल बाबा को कंपटीशन दे रहे हैं एंटरटेनमेंट और कॉमेडी में। पूरी मीटिंग की क्लिप ना दिखाकर रवीश ने एफिशिएंसी, आउटपुट, कंपटीशन, प्रोडक्टिविटी जैसे शब्दों का उल्लेख जो नीति आयोग की मीटिंग में इस्तेमाल हुआ उस पर तंज कसा और कहा कि ऐसे शब्दों से देश को गुमराह किया जा रहा है। लखनऊ लाशनऊ है, नरसंहार हुआ है, समाजवाद, ऐसे शब्दों का यूज कर रवीश बोलते रहते हैं तो वो सही है, बस सरकार ही गुमराह कर रही है। फिर वही घिसा पिटा ज्ञान की हिंदू मुस्लिम डिबेट तो एनडीटीवी पर होती ही नहीं है, जबकि रवीश का पूरा कैरियर हिंदू मुसलमान और कौन जात बा की कमजोर रनवे से टेक ऑफ लिया था। कमजोर रनवे की एक खासियत होती है, उस पर एक बार तो टेक ऑफ हो सकता है, चलो मान लिया 10 बार टेक ऑफ हो सकता है, पर हर बार नहीं। कितने भी मैग्सेसे अवार्ड जीत ले ये बंदा, पर घर में रवीश की औकात अब झाट बराबर नहीं है। रवीश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोट्स के इस्तेमाल को गलत ठहराते हैं, कहते हैं इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पीएफ नहीं देना पड़ता है। मतलब अब कोई कंपनी एफिशिएंट बनने के लिए अगर चाहे तो उसको रवीश से पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। रवीश, तुम्हारे पास देश के किसी भी शहर से रिपोर्ट कैसे पहुंचती है? मेल से, कॉल से, लाइव स्ट्रीमिंग से, या फिर कोई टेलीग्राम लिखकर पहुंचाता है रिपोर्ट? चलो आज ही त्याग दो लाइव वीडियो कॉल की सुविधा को, इससे रोजगार कम होते हैं ना, तो करो इस चीज को। अबे गधो, अगर रोबोट्स एफिशिएंसी के लिए यूज हो रहे हैं तो इन रोबोट्स में कभी कभी अगर तकनीकी खराबी आए तो उसे रोबोट्स ठीक नहीं करते, उसके लिए लोग एम्प्लॉयड होते हैं जो इन रोबोट्स का मेंटेनेंस करते हैं। इससे डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि रवीश को समझ आता है, पर रवीश अपना प्रोपेगेंडा ही फैलाएंगे। सिंपल सी बात है, समझो दोस्तों, रोबोट्स जिनका इस्तेमाल कंपनीज एफिशिएंसी के लिए कर रही हैं वो प्रोग्राम्ड किए जाते हैं, स्किल्ड इंसानों द्वारा, किसी रोबोट द्वारा नहीं। डेली मॉर्निंग उनकी प्रोग्रामिंग उस दिन के टास्क के हिसाब से किया जाता है। रवीश को यह बात मालूम है, पर रवीश लोगों को भ्रमित करने के लिए और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ भी अनर्गल प्राइम टाइम पर बकवास करता रहेगा, एक सड़ा सा मुंह लेकर। मूर्खों की कमी नहीं है इस देश में, जो इसकी बकवास को भी असलियत मान लेते हैं। रवीश को बोलो, जरा है हिम्मत
तो मुझ जैसे मामूली हिंदुस्तानी से इस टॉपिक पर डिबेट करके दिखाएं, भगौड़ा भाग जाएगा। सरकार ने बिहार में गरीब लोगों को राशन बांटा तो भी इसे दिक्कत है, और यही था वो नमूना जो सरकार को कहता था कि कोरोना काल में हर इंसान को 10,000 रुपए दान दे दो। राशन के झोले पर कमल का फूल है और पीएम की फोटो से पैसा बर्बाद हो रहा है, चलो मान लिया। पर नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर स्पीड ब्रेकर के उद्घाटन पर भी पूरे शहर में पोस्टर्स लग जाए, बैनर्स लग जाए, तो पैसों की बर्बादी नहीं होती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना, इसकी सुलगी रहती है। इतने प्रोपेगेंडा के बाद भी लोगों का समर्थन बीजेपी को है, तो ये हर जगह अनर्गल विरोध हेतु बकवास ही करेगा। रवीश के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज दिन रात कमाती हैं और सरकार पर बोझ आ जाता है गरीबों का। तो रवीश खुद प्राइवेट न्यूज चैनल्स में क्या कर रहे हैं? एनडीटीवी प्राइवेट ही तो है ना। क्यों प्रणय रॉय ने इस प्राइवेट चैनल को चला रखा है? दूरदर्शन में ही काम कर लेते, दूरदर्शन को ही अपलिफ्ट कर लेते। क्या जरूरत थी प्राइवेट चैनल की? गरीबी की बात उन दलालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है जिनका मालिक मनी लॉन्ड्रिंग कर देश को लूट चुका है। और जैसा कि 10 जनपद के राहुल बाबा से कंपटीशन चल रहा है, रवीश ने भी एक जोक पेल दिया। मोनेटाइजेशन इज इक्वल टू प्राइवेटाइजेशन और रेंटिंग का मतलब होता है सेलिंग। हो सकता है ये जोक ना हो, रवीश इंग्लिश में कमजोर हैं तो इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि नीति आयोग की पूरी मीटिंग इंग्लिश में थी। मेरे घर मैंने रेंट पर दिया है। पहले डिपॉजिट का 1 लाख प्रति ले लिया, फिर प्रति महीना 15,000 का रेंट भी ले रहा हूं। घर बनाया मैंने था, अब जब तक टेनेंट रहना चाहेगा मैं हर महीने रेंट लेता रहूंगा। इसका मतलब रवीश के हिसाब से हुआ मैंने अपना घर उठा के बेच दिया। सरकार जिन सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का मोनेटाइज करेगी उसकी ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी, उसकी बिडिंग होगी। जो कंपनी अच्छा फाइनेंशियल कोड सबमिट करेगी उस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के रख रखाव का जिम्मा दिया जाएगा। वो कंपनी सरकार को कोलैटरल भी देगी, जिसे आम भाषा में मैंने आपको डिपॉजिट के फॉर्म में समझाया है, ताकि अगर कंपनी डूबी और प्रति महीना प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को नहीं पहुंचा तो सरकार उस डिपॉजिट में से उतना पैसा काटेगी। पर रवीश आपको यह सब नहीं बताएगा। 10 जनपद के बिस्कुट के नमक क्या कसम जो खा रखी है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा ये सिर्फ मैक्से धारी ही बता सकता है। ऑब्वियसली डेटा और बातें मैन्युपुलेट करके, जबकि आप सब जानते हैं प्राइवेट कंपनीज एफिशिएंसी और कस्टमर सपोर्ट के लिए प्लस प्रॉफिट ऑन टाइम यूज मैनर में बने एक्सेस एम्प्लॉयज रखती हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना कि घटती है। मैंने ऐसी कंपनी में काम किया है, मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं ऐसी कंपनी में जो वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करती थी सरकार के लिए, क्योंकि वो एम्पैनल्ड वेंडर थी सरकार की। जब कभी कोई प्रोजेक्ट आता था उसकी एफिशिएंसी के लिए, स्पीड अप के लिए एक्सपर्टीज एक्सेस में ही रखे जाते थे। उस एक एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग सबके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करने वाले 1 या 2 लोग, या चलो मान लो 3 लोग होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। पर हमारी कंपनी से डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टिंग टीम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन टीम, हर टीम का एक प्रोजेक्ट मैनेजर, कंटेंट राइटर एंड फाइनली मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉयज तक होते थे। तो एम्प्लॉयमेंट घटता नहीं है, इनफैक्ट बढ़ता है। आप खुद सोचिए, प्राइवेटाइजेशन से ना केवल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि क्योंकि कंपनी को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म करना है, उसको भी पैसे चाहिए सरकार से, तो अच्छे एक्सपर्टीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। अगर रवीश, जाहिर सी बात है, आगे अंबानी के बारे में बोलते हैं। रवीश का कहना है कि सरकार के पास टेलीकॉम सेक्टर में 35,000 करोड़ की संपत्ति है जिसका मोनेटाइजेशन होना है, जिससे डबल आमदनी होगी जो प्राइवेट कंपनीज
से साझेदारी से हासिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज अच्छा कर रहे होंगे। पर फिर वोडाफोन और एयरटेल दिवालिया क्यों हैं? ये रवीश के प्रश्न हैं। रवीश को याद दिला दूं, 5G या 4G का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एयरटेल को दिया गया था, जिसे इसने डोंगल्स के माध्यम से कोलकाता में स्टार्ट किया। जब तक जियो ने अपना 4G टेक्नोलॉजी नहीं लॉन्च किया था, तब तक एयरटेल वोडाफोन ने जमकर लोगों को लूटा। 1 GB डेटा एक मंथ के लिए 390 रुपए देना पड़ता था। जाहिर सी बात है, तब ये कंपनी मुनाफा ही मुनाफा कमा रही थी। और फिर टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट्स कांग्रेस बांट भी कैसे रही थी? ऑन फोन, नो प्रॉपर बिडिंग। सवाल उठा तो आपके सामने सिब्बल जी ने जीरो लॉस थियरी रख दी। बोला इसे अमृत समझकर एक सांस में गटक लीजिए। भले ही इसमें करप्शन की बू आ रही हो, पर एक सांस में गटकने का यही तो मजा है। कड़वी से कड़वी दवाई, कड़वी से कड़वी चीज भी अमृत लगने लगती है। जब जियो ने प्रतिदिन 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, पर मंथ 329 रुपीज का पैक लॉन्च किया, तब जाहिर सी बात है लोग जियो की सर्विस लेने लगे। एयरटेल वोडाफोन लॉस में गई। अगर जियो ये कर सकता था तो एयरटेल और वोडाफोन ने इसे पहले क्यों नहीं किया? लोगों को कभी एयरटेल वोडाफोन छोड़ना ही नहीं पड़ता जियो के लिए। और अब क्योंकि जियो प्रॉफिट में है, तो वो फर्दर सरकारी टेलीकॉम सेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करेगी। इसमें गलत क्या है? नए कॉन्ट्रैक्ट और उसकी एफिशिएंसी के लिए जियो और एम्प्लॉयज रखेगी। पर खुद प्राइवेट न्यूज चैनल पर काम करने वाले रवीश को यह सब आंखों में खटकता रहता है। इनकी कंपनी कितना भी मनी लॉन्ड्रिंग करे, पर उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता रहता है रवीश कुमार। हां, अंबानी अडानी जो कोरोना काल में भी मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई करे, उसे इन्हें गाली ही देनी होती है। प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन 2014 के बाद नहीं शुरू हुई। यह मनमोहन सरकार के समय भी होती थी। एक वेबसाइट बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एम्पैनल्ड वेंडर को ही दिया जाता था। पर क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी है, तो इस पर प्रोपेगेंडा करना है। ओला उबेर आने के बाद ऑटो चालकों की आमदनी पर प्रहार हुआ, पर जो ऑटो चालक समझदार थे वो भी ओला ऑटो के साथ जुड़े। इससे आम आदमी से किराया बिना मीटर के चलाने वालों की लूट में कमी आई। वही लोग रो रहे हैं आज। अच्छे से ईमानदारी से कैब हो या ऑटो चलाने वाले इन कंपनी से जुड़े, एम्प्लॉयमेंट घटा नहीं, साधन बढ़े, कमाने के और तरीके बने। रवीश की एनडीटीवी जो कांग्रेस के समय करप्शन की मलाई चाट रही थी, वो अब ऐसा नहीं कर पा रही। यही दिक्कत है रवीश की। गैस पाइपलाइन के निजीकरण से 24,000 करोड़ प्रति वर्ष कमाएगी सरकार। बताइए, इसमें भी इन्हें दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट अंबानी या अडानी को दे दिया जाएगा। तुम में कुब्बत हो तो तुम खुद लोअर बिडिंग करके हासिल कर लो कॉन्ट्रैक्ट। ये वही केकड़े की कहानी आ जाती है। अगर एक केकड़ा बंद टोकरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाकी केकड़े उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, फिर से अंदर टोकरे में घसीट लेते हैं। मैंने कहा ना, राहुल बाबा जो बोलेंगे, 10 जनपद जो बोलेगा, रवीश उसे ही एंडोर्स करेगा। तो अगर राहुल बाबा ने बोला है प्राइवेटाइजेशन से देश में मोनोपोली होगी या देश बर्बाद हो जाएगा, तो रवीश भी कहां पीछे बैठते हैं, वो भी अपना ज्ञान बांटेंगे। 24,000 करोड़ जो सरकार कमाएगी, उसे आप ही के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन सी मोनोपोली होती है? जब एंटोनियो मोइनो फोन करके एक डिपार्टमेंट को बताती थी किसे कॉन्ट्रैक्ट देना है। माल्या की डूबती एयरलाइंस को लोन पर लोन बांटा गया, एक लोन चुकाने के लिए और एक लोन दे दिया गया। तब नजर नहीं आ रहा था कि मोनोपोली का गंदा खेल हो रहा है और इंडियन एयरलाइंस डूब रही हैं। जब पारदर्शी तरीके से बिडिंग होगी,
तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी, अडानी, टाटा, भारती, आदित्य बिरला ग्रुप, मित्तल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बैक कर सकता है। पर इसे सही कैसे कह दें? आखिर डिपार्टमेंट में कौन मंत्री होना चाहिए ये अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है एनडीटीवी। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं या सब सरकारी लोग कर रहे हैं? मेरे घर के इर्द गिर्द कई जनरल स्टोर्स हैं। बिग बास्केट वाले अगर किसी के आने के बाद अंबानी आमदनी कम हुई है, पर बिग बास्केट को अगर किसी से घर चावल पहुंचाना है, डिलीवर करना है, तो परचेज तो इन्हीं जनरल स्टोर से करती है ना वो। तो इससे डेवलपमेंट ही कहा जाता है। समय के साथ साथ दोस्तों चीजें बदलती हैं। कल तक टाइपराइटर का काम करने वाला आज कंप्यूटर पर काम कर रहा है। क्या आप टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी जो कि दिवालिया हो गई या खत्म होने पर आ गई हैं, सीना कूटेंगे उस पर? या नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स के उत्पादन में आई वृद्धि पर खुशियां मनाएंगे? यह तय आपको करना है। सोचिए, समझिए इस बात को। निजीकरण से ना केवल सरकारी डिपार्टमेंट एफिशिएंट होंगे बल्कि प्रॉफिट में भी रहेंगे। प्रॉफिट का मेजर हिस्सा आपके ही डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी सरकार। अब लथार्जिक मैनर में काम करने वाला सरकारी कर्मचारियों पर भी नकेल कसने का समय आ गया है, जो इसी माध्यम से होगा। रवीश के बहकावे में मत आइए। गरीबियों की बात करने का ढोंग रचने वाला ये पिद्दी पत्रकार गरीबों का उद्धार होते नहीं देख सकता। और गरीबी की बात एनडीटीवी वाले लूट, मनी लॉन्ड्रिंग वाले ना ही करें तो अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।